जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एकेएस मैथमेटिक्स पर। दोस्तों मैथमेटिक्स के काफ़ी कुछ वीडियोस पे हमने बात करी है। नंबर सिस्टम हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी चल रहा है। दोस्तों काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास आए और कुछ लोग जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया कि आप एक बार जनरल साइंस के वीडियोस भी कुछ लेकर आए, हम लोग जनरल साइंस भी पढ़ना चाह रहे हैं। तो दोस्तों एक बार आप लोगों के लिए जनरल साइंस का भी आज एक वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो आप लोग इसका आकलन करें और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और प्रोत्साहित करें कि आगे हम और वीडियोस लेकर आएँ। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल साइंस का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों शुरुआत हम करेंगे तो जनरल साइंस में सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे बायोलॉजी इसमें आ जाएगी अपने पास में, केमिस्ट्री अपने पास इसमें आ जाएगी और फिजिक्स अपने पास इसमें आ जाएगी। ये सब्जेक्ट सब कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर इंक्लूडिंग जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट जो हमारे कॉम्पिटिशन्स में आने वाले होते हैं उन सभी के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है सबसे पहले तत्व यौगिक व मिश्रण। सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है तत्व यौगिक और मिश्रण। इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि केमिस्ट्री से रिलेशन रखता है। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री जो है हमारी उससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तत्व यौगिक और मिक्सर मिश्रण, एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सर। ओके, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए है। आपके लिए बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में भी बोल दी जाएगी। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया करें ऐसी चीजें, और बाकी इनके लेक्चर्स में आप देख लें कि किसी वर्ड का अगर इंग्लिश मीन समझ में नहीं आता है तो आप उसको सर्च कर लें कहीं पर भी, गूगल पर भी। वैसे मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जितना हो सके उतना ध्यान में रखता हूँ मैं इन चीजों को। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे तत्व यौगिक और मिक्सर के बारे में। तो उससे पहले जिस विज्ञान की जिस शाखा जिसका नाम है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री जिसे क्या कहा जाता है, रसायन विज्ञान। तो जो रसायन विज्ञान है इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये रसायन विज्ञान क्या चीज है। तो आइए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम बात करें रसायन विज्ञान क्या आखिर ये रसायन विज्ञान जो है क्या चीज है। तो रसायन विज्ञान होती है दोस्तों किसी भी पदार्थ की, वो तत्व हो सकता है, यौगिक हो सकता है, मिक्सर कुछ भी हो सकता है, एनी एलिमेंट, कोई भी अगर पदार्थ है, कोई भी मैटर है, उसका संगठन कि उसका कंपोजिशन क्या है, किस तरह से वो बना है, तो उसका संगठन, उसकी क्या स्ट्रक्चर है, उसकी संरचना कैसी है उस पदार्थ विशेष, उसमें क्या क्या गुण है, क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या प्रॉपर्टी वो रखता है, कंटेन करता है, उन सब चीजों के बारे में, और साथ ही साथ उसकी होने वाली किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, व्हाट वाज द चेंजेस विल बी इन दिस दैट ऑल आर इंक्लूडिंग इन केमिस्ट्री। वो सब चीजें किसके अंदर इंक्लूड की जाएगी दोस्तों, रसायन विज्ञान के अंदर। पदार्थ जिसके संगठन, संरचना, गुण व रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले समस्त परिवर्तन, इन सबको किसमें शामिल किया जाता है दोस्तों, रसायन विज्ञान के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। तो मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आएगी, काफी इजी डेफिनेशन है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि जो रसायन विज्ञान है उसका विकास, उसका जो डेवलपमेंट है वो कहाँ हुआ, वो मिस्र देश में हुआ है दोस्तों। ऐसा माना जाता है, प्राचीन काल की ऐसी मान्यता है कि इस रसायन विज्ञान का विकास जो है वो मिस्र देश के अंदर हुआ है। और उस टाइम तत्कालीन जो समय था उसके अंदर क्या है कि लोग जो है वो कांच हुआ, साबुन हुआ, रंग हुआ और ऐसे ही अन्य कई पदार्थ जिनको बनाने में जो है रसायनों को काम में लिया करते थे वहां के लोग। तो इसलिए इसका विकास उद्भव जो है वो किससे माना जाता है, मिस्र देश से। और मिस्र देश को उस समय क्या कहा जाता था, केमिया। उस समय मिस्र देश को क्या कहा जाता था दोस्तों, केमिया कहा जाता था दोस्तों। रसायन विज्ञान जिसको इंग्लिश के अंदर, अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहा जाता है, हम सब जानते हैं, लिख भी रखा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। क्या कहा जाता है इसको इंग्लिश में, केमिस्ट्री। और दूसरी चीज, मिस्र देश में विकास हुआ तो मिस्र में काली मिट्टी से इसका उद्भव हुआ था, इसीलिए मिस्र के लोग काली मिट्टी जिसे केमी कहते हैं। तो केमिस्ट्री को वो किस नाम से जानते हैं, मिस्र के लोग केमी के नाम से जानते हैं। इस सब्जेक्ट को वो लोग केमी कहकर बुलाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ का टॉपिक है, इसके हमने हिस्ट्री पीछे की जानी है कुछ, काफी इंपॉर्टेंट बात। तो ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी शायद।
दोस्तों प्रारंभ के अंदर स्टार्टिंग में जो केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री का अध्ययन जब उसकी स्टडी की जाती थी तो उस चीज को किस नाम से बुलाया जाता था? केमिटेकिंग। स्टार्टिंग में, शुरुआत में जब केमिस्ट्री को पढ़ा जाता था तो उसका प्रारंभ में जो अध्ययन किया जाता था उसको केमिटेकिंग के नाम से बुलाया जाता था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि आज की जो आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसके अंदर 7 तो क्षैतिज पंक्तियां हैं और 18 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं। ये बात हम जानते थे। 7 जो क्षैतिज पंक्तियां हैं यानी आडी जो लाइन है आवर्त सारणी में, उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? पीरियड। उनको क्या कहा जाता है? पीरियड। उनको आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आवर्त, पीरियड या आवर्त। इसी तरह 18 जो ऊर्ध्वाधर वो पंक्तियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है समूह या वर्ग। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आवर्त सारणी का। ये हम लोग एक एक एलिमेंट्स के बारे में आगे चर्चा भी करेंगे और इस आवर्त सारणी का जो मेन कंसेप्ट है उसको हम पढ़ेंगे भी सही कि ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो कि हेनरी मोजले ने दी थी, इसके जनक है हेनरी मोजले, ये ऐसे ही नहीं आई। सबसे पहले जब आवर्त सारणी की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले डोबेराइनर त्रिक आया, फिर न्यूलैंड्स कास्टक नियम आया, इसी तरह से कई सारे आए। मेंडलीफ आया, मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर दी थी और जो मोजले हैं उन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार आवर्त सारणी को प्रतिपादित किया था। तो हम एक एक चीज को पढ़ेंगे। 18 जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां जो खड़ी लाइन है उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रुप, वर्ग, समूह कहा जाता है। और जो 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं आडी लाइन है आवर्त, पीरियड जिन्हें कहा जाता है। ये बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगा आप लोगों को। और आधुनिक जो केमिस्ट्री है, आज की जो रसायन विज्ञान है, वर्तमान की जो रसायन विज्ञान है, उसके जनक का क्या नाम है? लेवोसियर। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? लेवोसियर जो महान वैज्ञानिक है उन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को ध्यान में रखनी है। हर एक चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बस उन चीजों को समझना है हमारे को और ऐसी चीज याद रखना है। जो चीज कंसेप्ट वाली है, समझने वाली है, वो समझेंगे। जो चीज याद रखनी है बिल्कुल कंसेप्चुअल उनको मेरे को याद रखना है, ठीक है। हम जानते हैं कि प्रत्येक जो पदार्थ है उसका संगठन या तो किसी परमाणविक या उप परमाणविक जो कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है, ये उप परमाणविक कण है यानी अपरमाणु कण जो परमाणु में भी विद्यमान अंदर होते हैं। तो प्रत्येक पदार्थ की छोटी इकाई होती है परमाणु। हम जानते हैं पदार्थ का संगठन या संरचना किसके कारण होती है? परमाणु या अपरमाणु जो कण है उनके कारण। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है तत्व। हम बात करेंगे सबसे पहले तत्व की, एलिमेंट की। ओके, क्या है ये एलिमेंट? ये तत्व जो है ये क्या चीज है उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो ऐसे जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाए, शुद्ध लोहा हुआ, तांबा हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, ये सब तत्व हैं। क्यों? इनमें एक ही प्रकार के परमाणु विद्यमान अगर है तो उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा तत्व, एलिमेंट्स। इन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा न तो अन्य 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में विभक्त किया जा सकता है और ना ही किसी अन्य पदार्थों के योग से हम इनको बना सकते हैं। ये खुद में स्वतंत्र होते हैं और किसी भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये होते हैं दोस्तों तत्व। इनको कहा जाता है एलिमेंट, जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने हुए होते हैं। अब एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो आप जानते हो आवर्त सारणी में जो तत्व है, अब तक कितने तत्व खोजे जा चुके? 118 तत्व। तो ये सब तत्व ही है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोना, चांदी, प्लेटिनम, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब तत्व है, ये सब एलिमेंट है। तो हमारे को ध्यान रखना है कि जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें तत्व कहा जाता है, उन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो तत्व है, जो एलिमेंट्स हैं, उनका नामकरण। भाई हर चीज का नोमेनक्लेचर होता है, किसी न किसी बेस को लेकर के उनका नामकरण किया जाता है। तो नामकरण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में, शुरुआत में, प्रारंभ में जब तत्वों का नामकरण किया गया तो वो किसके आधार पर किया गया? व्युत्पत्ति स्थल, यानी जहां उन तत्वों को सबसे पहले पाया गया, सर्वप्रथम उन तत्वों को जहां पर पाया गया उनके आधार पर उनका नामकरण किया गया। जैसे कॉपर है तो कॉपर का नाम किससे पड़ा? साइप्रस से, यानी इसकी व्युत्पत्ति कहां से हुई? साइप्रस से। दोस्तों साइप्रस जो है ये यूरेशियन द्वीप देश है, एक यूरेशियन द्वीप देश है जिसकी राजधानी जो है उसका नाम है निकोसिया। तो साइप्रस से इसकी व्युत्पत्ति हुई, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? कॉपर रखा गया। कॉपर का नामकरण किस प्रकार से किया गया ये आप लोगों को समझ में आ गया। इसी तरह से अगर हम बात करें, और ये कॉपर जो है लैटिन भाषा का शब्द। कॉपर किससे बना है? कॉपर बना है दोस्तों कपरम से। कॉपर जो है ये किससे बना है? कपरम। ओके, कॉपर की व्युत्पत्ति कपरम से हुई है जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आईयूपीएससी जो है वो किस बेसिस पे तत्वों का नामकरण करती है। तो आईयूपीएससी ये कहती है कि किसी भी तत्व का अगर हमारे को नामकरण करना है तो उसके जो शुरुआती अक्षर है उनको लेकर के आप उनका नामकरण करें।
प्रथम जो अक्षर है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का क्या कर दिया H, ऑक्सीजन है तो O, नाइट्रोजन है तो N। इस तरह से IUPAC कहती है कि प्रथम अक्षर लेकर के आप तत्वों का नामकरण कर सकते हैं। यदि प्रथम दो अक्षर लेने हैं तो नामकरण किस तरह से होगा कि पहला अक्षर आपको कैपिटल लिखना है और दूसरा जो अक्षर है वो आपको स्मॉल लिखना है। जैसे एल्यूमिनियम के हम नाम में लिखते हैं ए और ये एल, अगर कैपिटल लिख दिया तो यह दोस्तों गलत हो जाएगा। एल्यूमिनियम के नाम में हमारे को ए तो कैपिटल लिखना और एल को लिखना स्मॉल, इस तरह से एल्यूमिनियम का प्रतीक लिखा जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि IUPAC कहती है कि यदि दो अक्षरों को हमारे को लेना है, शुरुआती दो अक्षरों को, तो पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा अक्षर जो है वो हमारे को स्मॉल यहाँ पर लेना है। ठीक है, इसी तरह से कोबाल्ट की अगर हम बात करें तो C और उसके बाद O स्मॉल लिखना है। तो ये हमारे पास कोबाल्ट का प्रतीक चिन्ह। ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपने C भी बड़ा लिख दिया और O भी बड़ा लिख दिया, यह कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये एक यौगिक हमारे पास जो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर के बना है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। एक जहरीली गैस है। तो अगर आपने स्लाइटली मिस्टेक अगर करी केमिस्ट्री के अंदर तो बस वहां पे चीज चेंज हो जाती है, पदार्थ बदल जाता है, उसका संगठन बदल जाता है, गुण बदल जाते हैं। तो आपको ये लिखना है ये कोबाल्ट है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो आपको तत्वों के प्रतीक में इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, समझ में आ गई दोस्तों। इसी के बाद में अपन बात करते हैं कुछ तत्वों के प्रतीक लिखने में। उसने ये कहा कि आप प्रथम अक्षर को तो लीजिए कैपिटल और उसके बाद दूसरे अक्षर को नहीं लेकर के बीच में से कहीं अन्य अक्षर को आप ले ले कहीं से भी। जैसे क्लोरीन है तो इसका CH नहीं होता है, इसका जो प्रतीक है वो CH नहीं होगा, वो होगा C और L, यानी L यहां से ले लिया। ऐसे जिंक है तो इसका एक तो Z ले लेंगे और उसके बाद लिया जाता है N। तो ये इस तरह से, तो ये हमारे पास प्रतीक चिन्ह में IUPAC ने कुछ बातें बताई कि या तो आप जो पहला अक्षर है बड़ा उसको लेकर के प्रतीक बनाए, या प्रथम अक्षर और द्वितीय अक्षर को स्मॉल लेकर के बनाए, या फिर पहला अक्षर बड़ा और उसके बाद बीच में से कहीं भी किसी अन्य अक्षर को उठाया जाए। अन्य तत्वों के प्रतीक चिन्ह जो है उनके बारे में हम बात करें तो वो कुछ इस तरह से है कि लैटिन भाषा से लिए गए हैं। अन्य जो तत्व है उनके प्रतीक चिन्ह लैटिन भाषा के हैं। लैटिन भाषा में उनका जो नाम है उससे उसका प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पे लैटिन भाषा में जो प्रतीक चिन्ह उनके बारे में हम बात कर रहे थे, तो देखो यहाँ सबसे पहले जैसे लोहा जो है उसका लैटिन में नाम है फेरम, तो उससे उत्पत्ति हुई इसलिए इसका प्रतीक रखा गया है Fe। लैटिन भाषा का है, लोहे का नाम है फेरम, लैटिन भाषा में इसको क्या कहा जाता है फेरम। तो वहीं से इसका तत्व प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया Fe रखा गया। इसी तरह सोडियम है उसको नेट्रियम कहा जाता है तो उसका प्रतीक Na रखा गया। चांदी को अर्जेंटम इसलिए Ag रखा गया। सोने को ओरम कहा जाता है इसलिए Au रखा गया। शीशे को प्लम्बम कहा जाता है इसलिए Pb रखा गया। एंटीमनी को स्टीबियम कहा जाता है इसलिए Sb रखा गया। अब आप देखें एंटीमनी है, इसका प्रतीक A या E से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन लैटिन भाषा के अंदर प्रतीक चिन्ह होने की वजह से स्टीबियम से Sb इसका रखा गया। टंगस्टन जो होता है उसको वोल्फ्राम लैटिन से लिया इसलिए W उसका प्रतीक चिन्ह। पारे का हाइड्रोजिनम Hg प्रतीक चिन्ह रखा गया। इसी तरह पोटेशियम का कैलियम जो लैटिन भाषा में नाम है इसीलिए इसका प्रतीक चिन्ह K रखा गया है। तो मेरे हिसाब से कंसेप्ट काफी इजी आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से तत्वों के लैटिन भाषा से उठा करके प्रतीक चिन्ह रखे गए। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये तत्व प्रतीक चिन्ह। क्या है एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह बताइए, वहां ऑप्शन के अंदर टंगस्टन में Tn, Tg, W, Pb कुछ भी दे सकता है। जब तक आपको यह कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि टंगस्टन को वोल्फ्राम कहा जाता है और इसका प्रतीक चिन्ह W है, तब तक आप उस क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते और कंफ्यूज होकर के आप इनमें से किसी एक को टिक करके आ जाओगे। हालांकि इस तरह के ऑप्शंस देगा नहीं, वो कुछ और भी दे सकता है, बट आपको अगर क्लियर है कि वोल्फ्राम कहा जाता है तो आप W को टिक कर देंगे और वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों ज्यादा देरी ना करते हुए हम सबसे पहले हमारा जो आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। जो हाइड्रोजन है हमारा H, क्योंकि तत्वों की क्या परिभाषा है, क्या वो गुण है, उन सब के बारे में हमने बात करी। उनके प्रतीक चिन्ह किस तरह से है, बाद में हम एक एक तत्व का नाम और उसका प्रतीक चिन्ह ये सब लिख देंगे। तो देखिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन जो है हमारा, उसके बारे में हम बात करते हैं। हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक जो है हमारे पास में आवर्त सारणी के अंदर, उसका परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों 1 है। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले ब्रह्मांड में प्रचुरतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व वो कौन सा है, हाइड्रोजन। ध्यान रखें यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा है ब्रह्मांड, पृथ्वी नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखा है ब्रह्मांड। पृथ्वी और ब्रह्मांड बहुत अंतर है। पृथ्वी धरती को कहा जाता है, ये एक पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है जिस पर हम रहते हैं, केवल वो है
लेकिन ब्रह्मांड इसमें सब चीजें आ जाएंगी, आकाश गंगा, सूर्य, तारे, पृथ्वी, चंद्रमा, जितने भी ग्रह हैं, सौर मंडल, ब्रह्मांड यानी समस्त जो कुछ भी है वो सब कुछ ब्रह्मांड में आ जाएगा। पृथ्वी, इसमें केवल जो हमारा ये पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं, धरती है, केवल उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। ब्रह्मांड संपूर्ण ब्रह्मांड की जब बात की जाए और पूछा जाए कि प्रचुरतम तत्व, सबसे बहुतायत में पाए जाने वाला तत्व, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ब्रह्मांड में कौन सा है, तब क्या आएगा दोस्तों आंसर? हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। यानी कि हम अगर बात करें यहाँ पर तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो सूर्य है और जो तारे हैं इनका 50% से ज्यादा भाग किससे बना हुआ होता है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस से बना हुआ होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाला प्रचुरतम मात्रा का तत्व वो क्या है? हाइड्रोजन है, जिसका परमाणु क्रमांक आधुनिक आवर्त सारणी में कितना है? 1 है। आज भी इसका स्थान निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि इसके कई बार गुण जो है वो हेलोजन तत्वों से भी मिलते हैं, तो इसलिए इसको हाइड्रोजन जो है उसको आवर्त सारणी में आवर्त तत्व के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी का आवर्त तत्व किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है दोस्तों। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन की जो खोज करता है, हाइड्रोजन की खोज जिसने करी वो करी हेनरी कैवेंडिश ने। जी हाँ, हाइड्रोजन की खोज किसने करी थी? हाइड्रोजन की खोज करी थी हेनरी कैवेंडिश ने 1766 के अंदर। उस समय जब इन्होंने खोज करी, इसका नाम रखा ज्वलनशील हवा। हवा जो कि गैस के अंदर है, वायुमंडल में विद्यमान है, ऐसी हवा जो जले, ज्वलनशील हो, जलने में सहायक हो, ज्वलनशील हो, वो नाम रखा इन्होंने हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का 1766 में जब खोज करी। फिर 1781 में जब उन्होंने प्रयोग किया तो उन्होंने पता लगाया कि ये जो गैस है ये जलने पर क्या बन जाता है? पानी। उन्होंने पता लगाया कि जलाने पर इसको ये क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, ऑब्वियसली बात है दोस्तों। 1783 में जब उनका प्रयोग वापिस, फ्रांस के 2 वैज्ञानिक थे, एंटोनी लेवोसियर और लाप्लांस। इन 2 वैज्ञानिकों ने वो जो प्रयोग इन्होंने पहले किया था उस प्रयोग को दोबारा दोहराया और पता लगाया कि हाइड्रोजन जो गैस है ये वाकई में जलने पर हमारे को क्या देगी? जल देगी, जल बन जाएगी। जैसे ही हाइड्रोजन गैस जलेगी, हम जानते हैं जलाने में सहायक कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। खुद कौन जलेगी? हाइड्रोजन। जब ये जलेगी ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बना लेगी? जल बना लेगी। और ऐसी स्थिति में जब उन्होंने ये बात कह दी कि इस प्रकार से जो प्रयोग को दोहराने के बाद में इससे प्रभावित होकर उन्होंने ये जो हाइड्रोजन गैस है इसका नाम रखा, फिर बाद में उन्होंने क्या नाम रखा इसका? हाइड्रोजन। पहले उसका नाम उन्होंने क्या रखा था जब खोज करी? उन्होंने रखा था ज्वलनशील हवा। बाद में जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने पाया कि ये गैस जलने पर जल हमारे को देती है तो इन्होंने इसका नाम इससे प्रभावित होकर हाइड्रोजन रखा। 2 ग्रीक शब्द हाइड्रो और जेनेस, हाइड्रो और जेनेस, इन दोनों से मिलकर बनाया हाइड्रोजन। दोस्तों हाइड्रो का मतलब है जल, हाइड्रो का मतलब क्या है? जल। जेनेस का मतलब हम जानते हैं उत्पन्न करने वाला, जनरेटर, जो कि जनक हो, जो पैदा करे। तो ऐसी चीज जो जल को उत्पन्न करे, जल को पैदा करे, उसको नाम दिया फिर उन्होंने हाइड्रोजन। इसलिए उन्होंने जब वो प्रयोग दोबारा दोहराया, उन्होंने पता लगाया कि ये गैस जलने पर जल प्रदान कर रही है, तो इसलिए इससे प्रभावित होकर उन्होंने इसका नाम क्या रखा था? हाइड्रोजन। कारण ये है कि 2 ग्रीक शब्द हाइड्रो और जेनेस दोनों से मिलकर ये बनाया, यानी जल उत्पन्न करने वाला, इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या रखा? हाइड्रोजन। उन्होंने इसका नाम रखा। दूसरी चीज कि हाइड्रोजन के जो यौगिक है उन्हें क्या कहा जाता है? हाइड्रेट। हाइड्रोजन की जो यौगिक है उन्हें क्या कहा जाता है? हाइड्रेट। अब अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन जो होता है ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा तत्व है, हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। देखिए परमाणु है, किसी भी तत्व का परमाणु है, हम जानते हैं परमाणु जो होता है उसके अंदर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है परमाणु की। परमाणु के अंदर नाभिक होता है, जो केंद्रीय भाग होता है उसके अंदर होता है न्यूक्लियस, वो होता है नाभिक। जो केंद्रीय भाग होता है वो होता है नाभिक। उस नाभिक के अंदर क्या होते हैं? उस नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। उसमें प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, न्यूट्रॉन निरावेशित होते हैं, कोई आवेश इन पे नहीं होता है। और नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। तो हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके परमाणु में जो नाभिक है वहां पर कोई न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, केवल एक प्रोटॉन होता है। हम जानते हैं किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, उसमें उपस्थित
जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या के बराबर होती है और उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होता है। किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है और उसका परमाणु क्रमांक भी उतना ही होता है। तो आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन उसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो हम जानते हैं इसका जो इसमें उपस्थित प्रोटॉन है उनकी संख्या कितनी है, 1, और 1 ही उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। नाभिक में किसी प्रकार का कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है कि कोई न्यूट्रॉन कंटेन नहीं करता है, कोई न्यूट्रॉन अपने नाभिक में नहीं रखता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ लिया जाए अगर एग्जाम में तो हमारे को इस तरह से ध्यान में रखना है। जो हाइड्रोजन है उसका सामान्य और सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो रूप है, जो समस्थानिक है, वो होता है 1H1। यहां हमने एक वर्ड यूज करा है दोस्तों, समस्थानिक। अभी हम बात करते हैं इसके बारे में, क्या चीज होती है समस्थानिक। हाइड्रोजन का सामान्य और प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो समस्थानिक है वो है 1H1। यानी कि किसी भी तत्व का उसका नोटेशन, उसको किस तरह से निरूपित किया जाएगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ तो उसका आएगा प्रतीक चिन्ह, कि क्या उसका तत्व का प्रतीक चिन्ह है, किसके द्वारा उसको डिनोट किया जाता है। दूसरी चीज यहां पर क्या चीज आएगी, यहां पर आएगी उसकी परमाणु क्रमांक। यहां पर आएगा उसका परमाणु क्रमांक, जिसको आप जेड कहते हैं। यही प्रोटॉन की संख्या होगी और यही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। यहां पर आएगी दोस्तों द्रव्यमान संख्या। यहां पर क्या चीज लिखी जाती है, द्रव्यमान संख्या। आप लोगों को मैं एक बार बता दूं द्रव्यमान संख्या क्या चीज है, इसको ए से डिनोट कर दिया जाता है। द्रव्यमान संख्या क्या चीज है, द्रव्यमान संख्या है P+N। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या का योगफल क्या कहलाएगा, द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या का योगफल क्या कहलाएगा, द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। हम जानते हैं हाइड्रोजन है, इसमें प्रोटॉन कितना होता है, 1, न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, तो द्रव्यमान संख्या भी कितनी हो जाएगी, 1। तो ऐसी स्थिति में हम हाइड्रोजन को निरूपित करेंगे इस तरह से। और ये जो समस्थानिक है हाइड्रोजन का, इसको कहा जाता है प्रोटियम। इस समस्थानिक को क्या कहा जाता है, प्रोटियम। अब हाइड्रोजन है तो इसके कितने समस्थानिक है, 3 समस्थानिक इसके होते हैं, H1, 1H2, 1H3। यानी कि इन सब में हम देख रहे हैं। अब हम जानते हैं हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक तो 1 होता है, तो हर एक हाइड्रोजन में जो प्रोटॉन की संख्या है, परमाणु क्रमांक, वो तो 1 ही है, उतनी ही रहनी है। यहाँ द्रव्यमान संख्या भी 1 है, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। इसमें 1 न्यूट्रॉन विद्यमान है, इसमें 2 न्यूट्रॉन विद्यमान है। तो हमारे को क्या करना है कि हाइड्रोजन का वह समस्थानिक प्रोटियम जिसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, वह सामान्य और प्रचुर मात्रा में बहुतायत में पाया जाता है, प्रचलित है। तो हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक उनके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। इसको कहा जाता है प्रोटियम, इसको कहा जाता है ड्यूटीरियम, और इसको सिंगल उसको प्रोटियम हम कहते हैं। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, ये 3 इनके नाम है। अब हम बात करें समस्थानिक की, तो सबसे पहले हम जो समस्थानिक है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। समस्थानिक जिसको आइसोटोप कहा जाता है, समस्थानिक को क्या कहा जाता है, आइसोटोप्स। इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए समस्थानिक क्या है, यानी कि एक ही तत्व के वे परमाणु, क्योंकि तत्व क्या है हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के ही अलग अलग परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके प्रोटॉन की संख्या, जिनमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो। न्यूट्रॉन की संख्या क्या भिन्न भिन्न हो, अब भिन्न भिन्न थी, यहाँ न्यूट्रॉन था ही नहीं, इसलिए द्रव्यमान संख्या केवल है। यहाँ 1 न्यूट्रॉन आ गया तो द्रव्यमान संख्या 2 हो गई। यहाँ न्यूट्रॉन 2 आ गए तो 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन मिलके टोटल द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई, 3। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम यहाँ से समझ सकते हैं, क्या कि एक ही तत्व के वे सभी परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक, या हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, वे सभी क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीज थी। इसी तरह कार्बन की भी समस्थानिक होती है, जैसे कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है या प्रोटॉन की संख्या होती है हमारे पास 6 होती है, और एक का द्रव्यमान संख्या 12, एक की 13 और एक की 14। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसमें न्यूट्रॉन 6 है, इसमें न्यूट्रॉन 7 है और इसमें न्यूट्रॉन 8 है। उन्हीं की वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़ के टोटल द्रव्यमान संख्या है 12, यहाँ 13 और यहाँ 14 हुई। तो हम क्या कह सकते हैं,
एक ही तत्व के वे सभी परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो वे क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। इसी तरह एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है समभारिक, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। समभारिक जिनको आइसोबेरिक कहा जाता है। समभारिक क्या चीज होती है, यानी कि ऐसे तत्व, अब एक ही तत्व के परमाणु नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे, तत्वों के अलग अलग परमाणु अलग अलग होंगे, मतलब तत्व जैसे एक तो हमारे पास पोटेशियम, एक है कैल्शियम। पोटेशियम और कैल्शियम दोनों का परमाणु क्रमांक कितना, इसका 19, इसका 20, लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या भी 40 और इसकी द्रव्यमान संख्या भी 40। तो दो या दो से अधिक ऐसे तत्व जिनमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होते हुए भी द्रव्यमान संख्या अगर समान है, उनमें क्या थी, द्रव्यमान संख्या अलग अलग थी। अगर द्रव्यमान संख्या समान है और प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग, तो उनको क्या कहा जाएगा, समभारिक कहा जाएगा, आइसोबेरिक उनको कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, और नाम से भी अगर आप यहां पर देखें तो समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें समस्थानिक की, तो आप नाम से भी इसको देखें, समझ में आ जाएगा। समस्थान यानी जिनका आवर्त सारणी में समान स्थान हो, तो समान स्थान है तो जाहिर सी बात है एक ही जगह होंगे, यानी कि तत्व एक ही होगा, उसके परमाणु अलग अलग होंगे, उनमें प्रोटॉनों की संख्या सब में समान, द्रव्यमान संख्या सब में अलग अलग। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन्स अलग अलग होंगे। तो समस्थान, समान स्थान पर आवर्त सारणी में जो है वो समस्थानिक कहलाएंगे। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है दोस्तों, आपने साधारण जो पानी होता है उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, साधारण पानी का आपने पढ़ा फॉर्मूला H2, लेकिन जो भारी पानी होता है, जो भारी पानी होता है उस भारी पानी का फॉर्मूला होता है दोस्तों D2। तो ये D जो है ये कुछ अलग नहीं है हाइड्रोजन ही, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ हाइड्रोजन का जो समस्थानिक था वो प्रोटियम था, यहाँ जो है ये ड्यूटेरियम है। अभी जो हमने पढ़ा था हाइड्रोजन का वह समस्थानिक जिसका द्रव्यमान संख्या कितनी थी, 2 थी, ये वो है ड्यूटेरियम। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज ये है, भारी पानी जिसका ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको कहा जाता है, उसको हाइड्रोजन ऑक्साइड कहा जाता है, इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। ये जो है ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनमें मंदक और प्रशीतक की तरह भी यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, जब परमाणु भट्टी हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि भारी पानी जो है इसका उपयोग जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनमें मंदक के रूप में किया जाता है, प्रशीतक के रूप में किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं समस्थानिक की, तो हमारे को एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो समझ लेनी चाहिए, सॉरी। तो देखें कि जो समस्थानिक है क्या उनका उपयोग है, वो चीज हमारे को यहाँ पर समझनी है। जैसे कि जो कोबाल्ट 16 है उसका उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार, जो कोबाल्ट 16 है उसका उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। इसी तरह जो कार्बन 14 है उसका उपयोग किया जाता है जीवाश्मों का पता लगाने, जीवाश्म का पता लगाया जाता है, उनके आयु का निर्धारण किया जाता है। और ये जो विधि है पता लगाने की, इसको कार्ब डेटिंग विधि कहा जाता है। इस विधि के माध्यम से पता लगाया जाता है। इसी तरह सोडियम 24 इसका पता लगाया जाता है, इसके द्वारा रक्त परिसंचरण का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों आयोडीन जो 131 है, इससे घेंगा रोग का इलाज होता है और ब्रेन ट्यूमर में भी ये उपयोग में आता है। इसी तरह जो टाइटेनियम 201 है, टाइटेनियम 201 ये हर टिश्यू की जो क्षति है उसका पता लगाने में काम में आता है। इसी तरह टेक्नीशियम जो 99 है उसका हृदय शेल का आघात होता है उसका पता लगाने में, और रेडियो ट्रेसर में जो रक्त प्रवाह है उसका अध्ययन करने में ये काम में आता है। अमेरिकन 241 जो है ये रोलिंग स्टील और ऑयल कुएं का पता लगाने में। तो इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास में समस्थानिकों के उपयोग, ये आजकल सीधे पूछ ले जाते हैं। वो ऐसे पूछता है कि घेंगा रोग के इलाज में किस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो वहां आयोडीन 131 हमारे पास में आंसर इसका चला जाएगा। तो समस्थानिकों के उपयोग के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखें यहाँ पर इरिडियम जो 192 है दोस्तों, इरिडियम इसका प्रतीक चिन्ह में लिख देता हूँ IR। इरिडियम 192 इसका प्रयोग बॉयलर के भागों का पता लगाने में, साथ ही एयरक्राफ्ट जो है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो यूरेनियम 235 इसका प्रयोग परमाणु भट्टी, अभी बताया था आपको जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उन सब में किया जाता है, परमाणु भट्टी में, और साथ ही फ्लोरेसेंट ग्लास बेयर और दीवार की जो टाइल्स है उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कैलिफोर्नियम 252 इसका प्रयोग जो सड़क होती है उसकी जो मिट्टी है उसमें नमी कितनी है, आर्द्रता कितनी है, उसका पता लगाने में किया जाता है। फॉस्फोरस 32-33 का प्रयोग जीव विज्ञान और आनुवांशिकी में किया जाता है। साथ ही चर्म रोग, जो हमारी चमड़ी होती है, त्वचा होती है, उससे संबंधित जो रोग है उनकी चिकित्सा में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
सेलेनियम 75। इस समस्थानिक का प्रयोग जीव विज्ञान में जो प्रोटीन है उसका अध्ययन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। स्ट्रोंशियम 85, ऐसा स्ट्रोंशियम 85, इसका प्रयोग बोन जो फॉर्मेशन है उनका अध्ययन, बोन फॉर्मेशन का अध्ययन और उपापचयी जो क्रियाएं होती है उनका अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उपापचयी क्रियाओं के अध्ययन में। साथ ही हाइड्रोजन जो 3 है ट्राइटियम, जिसके बारे में हमने बात की थी, ड्रग मेटाबॉलिज्म में इसका काम में लिया जाता है। आर्सेनिक 74 जो इसका प्रयोग जो ट्यूमर होती है उनका पता लगाने में किया जाता है, शरीर के अंदर कोई भी ट्यूमर है उसका पता लगाने में। साथ ही जो मरकरी 203 है उसका प्रयोग मस्तिष्क में अगर ट्यूमर है उसका पता करने में किया जाता है। यहाँ हमारे पास मरकरी जो पारा है ये आया है, हम जानते हैं जो डॉक्टर थर्मामीटर, जी हाँ, तापमापी कई प्रकार के होते हैं जिसमें जो डॉक्टर थर्मामीटर है हमारे अस्वस्थ होने पर शरीर का तापमान जिस तापमापी के द्वारा चेक किया जाता है, डॉक्टर के पास जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर क्या प्रयोग किया जाता है, Hg, जो पारा होता है उसका द्रव उसके अंदर भरा हुआ रहता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों। केवल हमारे पास एक नाम आया समस्थानिक का, उसमें हमने इतनी सारी चीजें, समस्थानिकों के उपयोग, उसकी क्या परिभाषा है, क्या क्या गुण उसमें विद्यमान है, इन सबके बारे में हमने चर्चा करी। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है समस्थानिक, जिससे कंपटीशन में आजकल इस तरह के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। ये कंपटीशन का फेवरेट क्वेश्चन है। किसी भी समस्थानिक का एक उपयोग दे देगा और पूछ लेगा कि यह किस समस्थानिक से संभव है, तो हमारे को अगर वो उपयोग पता है तो हम लिख सकते हैं। साथ ही ये पूछ लेता है कि जैसे स्ट्रोंशियम 85 है, इसका प्रयोग किस में किया जाता है, तो हम कर सकते हैं बोन फॉर्मेशन का अध्ययन करने में या उपापचयी क्रियाओं के अध्ययन करने में। ऑप्शंस में आपको ये चीज दी हुई होगी और आपको क्लिक करके आना है। समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, काफी इजी है। दोस्तों हाइड्रोजन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो प्रकृति में ये किस रूप में पाया जाता है, H2। दुना आणविक इसकी प्रकृति है, H2 के रूप में ये प्रकृति में पाया जाता है। दूसरी चीज, आवर्त सारणी में सबसे पहले नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक इसका 1 है। साथ ही सबसे हल्का तत्व ये होता है, और जो पृथ्वी है उसकी भू प्रॉपर्टी में, भार के अनुसार अगर हम देखें पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में 0.14% इसकी मात्रा है। साथ ही आधुनिक जो वर्तमान में जो रॉकेट है उन रॉकेटों में इसका प्रयोग किया जाता है तरल हाइड्रोजन के तौर पर, जो कि एक हमारे पास में क्या है, ईंधन है। एक ईंधन के तौर पे इसका काम में लिया जाता है। इसको इसलिए लिया जाता है दोस्तों, प्रदूषण बिल्कुल ही कम है, इसमें प्रदूषण बिल्कुल ही नहीं होता है। तो रॉकेटों में प्रयुक्त तरल हाइड्रोजन ईंधन के तौर पे, जिसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट इसके बारे में फैक्ट है, ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कंपटीशन में कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो तरल हाइड्रोजन हमारे पास में उसे कहा जाता है। दोस्तों कभी पूछ लिया जाए कि जितने भी ठोस क्रिस्टल है उनमें सबसे कम घनत्व किसका पाया जाता है, हमेशा ध्यान रखें ठोस क्रिस्टलीय जो हाइड्रोजन है उसका घनत्व सबसे कम होता है। साथ ही जितने भी तरल है उनमें जो तरल हाइड्रोजन है उसका घनत्व भी सबसे कम होता है। तो ठोस क्रिस्टलीय हाइड्रोजन हो चाहे तरल हाइड्रोजन हो, इनका घनत्व ठोस और तरल इनमें सबसे कम पाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, कभी भी पूछा जा सकता है। साथ ही हमने बात करी थी जो हाइड्रोजन के खोजकर्ता महोदय हेनरी कैवेंडिश, महान वैज्ञानिक के बारे में हमने बात करी थी। इन्होंने जो पृथ्वी का घनत्व और द्रव्यमान है उसकी गणना भी इन्होंने करी थी। पृथ्वी के घनत्व और द्रव्यमान की गणना भी हेनरी कैवेंडिश ने ही की थी। साथ ही तरल और ठोस जो हाइड्रोजन है इनका निर्माण सबसे पहले किसने करा था, सर जेम्स ड्रेवर ने करा था, जिनके बारे में हमने ऊपर बात करी। तरल और ठोस हाइड्रोजन इनका निर्माण सबसे पहले सर जेम्स ड्रेवर ने किया था। दूसरी चीज जो ड्यूटेरियम अभी हमने पढ़ा था, उस ड्यूटेरियम की खोज किसने करी थी, हेराल्ड यूरे ने करी थी। काफी इंपोर्टेंट है। विश्व के पहले हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे का आविष्कार किसने करा, जैक्स चार्ल्स ने करा। विश्व के पहले हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे का आविष्कार किसने करा, जैक्स चार्ल्स ने करा। अगला दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर कि पहले जो हाइड्रोजन गैस की सहायता से उड़ने वाले वायुपोत का आविष्कार, सबसे पहले जो हाइड्रोजन गैस है उसकी सहायता से जो उड़ने वाला वायुपोत है, एयरशिप है, उसका आविष्कार किसने करा था, वो करा था हेनरी गिफर्ड ने। कब किया था दोस्तों, 1852 में। देखिए सन जरूरी नहीं है आप लोगों को याद रहे ना रहे, उस व्यक्ति विशेष का नाम ध्यान रहना चाहिए, उसने क्या महान कार्य किया उसका ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि सन कई बार जो है फ्लक्चुएट कर जाता है, कहीं पर क्या दिया हुआ होता है, कहीं पर क्या दिया होता है। आप लोगों को मेन कंसेप्ट और उस कंसेप्ट को करने वाला, उसका जन्मदाता, उसका जनक कौन है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज इंपोर्टेंट, निकल हाइड्रोजन जो बैटरी है उसका प्रयोग सबसे पहले 1977 में कहां पर किया गया था, NTS-2 में किया गया था। NTS-2 क्या होता है, ये होता है दोस्तों अमेरिका नौसेना का उपग्रह था। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, जिसके बारे में हमने जनरल साइंस के काफी इंपोर्टेंट टॉपिक तत्व यौगिक और मिश्रण का कुछ एक छोटा सा पार्ट, तत्व एलिमेंट, जिसकी हमने स्टार्टिंग करी, काफी कुछ चीजें उसके बारे में पढ़ी, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्वालिटीज हैं, गुण क्या क्या है, उनके बारे में हमने बात करी।
और साथ ही हमने जो एक महत्वपूर्ण तत्व है हाइड्रोजन, जिसको आवर्त सारणी का आवारा तत्व कहा जाता है, जिसको आज तक सही जगह नहीं मिल पाई कि वाकई में इसका स्थान कहाँ है, उसको निर्धारित नहीं किया जा सका। हमने समस्थानिकों के बारे में बात करी, उनके क्या क्या उपयोग है उनके बारे में हमने बात करी। और हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा, उन्होंने अभी हाल ही में जो रीट है उसके बारे में भी काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि जल्द ही रीट की परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी। तो अब तैयारी हम लोगों को करना है, अब बस लग जाइए सब लोग। तो वीडियोस आप लोगों के लिए निरंतर आ रहे हैं, डे बाय डे आ रहे हैं अब कंटिन्यूस। और जब एग्जाम होना फाइनल हो चुका है तो अलग अलग सब्जेक्ट से वीडियोस लाए जाएंगे। जैसे आज आप लोगों के लिए जनरल साइंस से वीडियो लाया गया, कल किसी और सब्जेक्ट से भी वीडियो लेके आएंगे। बस आप लोग अपना प्यार देते रहिए और सपोर्ट रखिए और मिलते रहेंगे। बस आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम, तो कमेंट करें। चैनल को जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने मिलने वाले लोग हैं, साथी भाई जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी बताएं चीज़ों के बारे में। और चीज़ें बड़ी आसान है, बस करना है हम लोगों को, पढ़ना है, वीडियोस आप देखें। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अच्छा लगा हो मेरे हिसाब से वीडियो आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।